नमस्कार। क्या भारत में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ गई है? ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी होती क्या चीज है? अगर आसान शब्दों में समझें तो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोट से चुने जाने के बाद अगर कोई नेता या सरकार मनमानी करने लगे और जनता के अधिकारों को दबाने लगे तो उसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाता है। क्या भारत में भी ऐसा ही हो रहा है? स्वीडन में एक संस्था है वीडेम, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका कहना है कि हां, भारत में ऐसा हो रहा है। वीडेम दुनिया भर के लोकतंत्र पर रिसर्च करती है और ताजा रिपोर्ट में दुनिया भर के उन देशों पर रिसर्च की रिपोर्ट दी गई है जहां जहां लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज में गिरावट आई है। ऐसे देशों की तादाद पिछले कुछ सालों में 19 से बढ़कर 32 हो गई है। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में होता क्या है? सबसे पहले तो यह होता है कि वो देखने में लोकतंत्र जैसा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो सब काम शुरू हो जाते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होते। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल होती है, सवाल करने वालों से सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर मीडिया सरकार के गुणगान में लग जाती है, सरकार पर सवाल उठाने पर देशद्रोह का आरोप लगने लगता है, देश में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामले बढ़ने लगते हैं, अंदर अंदर एक भय का माहौल तैयार होने लगता है, इत्यादि इत्यादि। अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी यह सब हो रहा है? वीडेम की रिपोर्ट में इन सब बातों पर विस्तार से बात की गई है। पिछले 10 सालों की हालत पर चर्चा की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के शिकार देशों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है और दुनिया की 34% आबादी पर इसका खतरा है। देखिए गो न्यूज की कुछ खास रिपोर्ट्स। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पूर्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी निरंकुशता आ गई है। ये बात स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र शोध संस्थान वीडेम इंस्टीट्यूट की नई वार्षिक रिपोर्ट में सामने आई। नई रैंकिंग से ये पता चलता है कि भारत पाकिस्तान की ही तरह ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश है। सेंसरशिप के मामले में भारत पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी बदतर हालात में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य तौर पर भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आलोचकों को चुप कराने के लिए देशद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म का इस्तेमाल किया। उदाहरण के तौर पर भाजपा की सत्ता संभालने के बाद 7,000 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह के आरोप लगे, जिसमें ज्यादातर लोग सत्ता पक्ष के आलोचक हैं। गौरतलब है कि वीडेम इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की उस रिपोर्ट के बाद आई है जिसमें भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। 2014 में स्थापित वीडेम यानी वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र शोध संस्थान है जो गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में स्थित है। संस्थान दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र के हालात का आकलन कर हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बुधवार को स्वीडन के उप विदेश मंत्री रॉबर्ट रिडबर्ग के मौजूदगी में संस्थान ने ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल नाम से डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बड़ा बदलाव ये है कि 1.37 अरब की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गया। वीडेम इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत की सत्तारूढ़ सरकार पहले मीडिया और सिविल सोसाइटी पर हमले करती है और विरोधियों का अपमान और गलत सूचनाएं फैलाकर समाज का ध्रुवीकरण करती है। भारत की लगातार गिर रही रैंकिंग के जिक्र के साथ कहा गया है कि भारत पिछले 10 सालों से उन थर्ड वेव देशों में शामिल रहा जहां लोकतांत्रिक मूल्यों में क्रमिक गिरावट देखी गई। भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल रहा है जहां लगातार मीडिया, एकेडमिशियन और सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता पर हमले किए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ऑटोक्रेटाइजेशन यानी निरंकुशतावाद तब और तेजी से बढ़ा जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का प्रचार किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की लिबरल डेमोक्रेसी 0.34 दर्ज की गई है, जो 2013 में 0.57 के मुकाबले सबसे निचली रैंकिंग है। यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 0.1 के स्केल पर 23% पॉइंट की गिरावट। भारत के अलावा इस लिस्ट में हंगरी,
तुर्की, सर्बिया, बेनिन और बोल्विया जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के हालात पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इलेक्टोरल ऑटोक्रेटिक देशों में रहने वालों की तादाद 48% से 68% पर पहुंच गई है, यानी दुनिया की करीब 1/3 आबादी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रह रही है। ऐसे देश जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बढ़ रहा है, 2017 में 19 के मुकाबले इसकी संख्या 32 हो गई है। इनके अलावा दुनिया भर में निरंकुशतावाद तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया की 34% आबादी पर इसका खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता खत्म होता जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अब एक लोकतांत्रिक लीडर के तौर पर काम करना छोड़ दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में खासतौर पर मुसलमानों पर हमले और उन पर आए दिन लगाए जा रहे राजद्रोह के मामलों का भी जिक्र है। इस लिहाज से फ्रीडम हाउस ने भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थिति में आया ये बदलाव लोकतंत्र और सत्तावाद में होने वाले वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज में भारत 71वें स्थान से गिरकर 67वें स्थान पर आ गया है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने कहा कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है, शिक्षाविदों और पत्रकारों पर दबाव बढ़ गए हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमले देश में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता बिगड़ने की वजह है। रिपोर्ट में नए नागरिकता कानून यानी CAA का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक CAA का विरोध करने वालों के खिलाफ हुई पुलिस बर्बरता और हिंसक कार्रवाई से भारत की रैंकिंग घटी है। रिपोर्ट में कानून को लेकर सरकार और इसका विरोध करने वालों का तर्क भी दिया गया है। रिपोर्ट में लॉकडाउन के बाद लाखों प्रवासियों के घर लौटने का भी जिक्र है। कहा गया है कि पिछले साल मार्च में भारत ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बिना पैसों के शहरों में ही फंस गए। कई लोग पैदल ही सैकड़ों मील चले और इनमें से कई लोगों की दुर्घटना या फिर थकान के चलते मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत की इस रैंकिंग में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एक लोकतांत्रिक चैंपियन के रूप में काम करने की बजाय मोदी और उनकी पार्टी भारत को चीन जैसे सत्तावाद देश की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए समान अधिकार और समावेश की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को ऊपर उठाने का काम किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन से मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने देश में कोरोना वायरस फैलने का आरोप भी मुसलमानों पर ही मढ़ दिया और उन पर हमले किए गए। एक लोकतांत्रिक चैंपियन के रूप में काम करने की बजाय मोदी और उनकी पार्टी भारत को चीन जैसे सत्तावाद देश की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में नागरिकों की आजादी और लोकतंत्र सबसे खराब स्थिति में है। कमोबेश यही हालात तिब्बत और सीरिया जैसे देशों में भी है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश इस मामले में बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 के बाद से अब तक दुनिया की 20% आबादी ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का खिताब रखने वाले भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर आ गया है। हालांकि भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि सत्ताधारियों के लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने
और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के कारण देश 2019 की तुलना में 2020 में 2 स्थान फिसल गया है। भारत 2019 के लोकतंत्र सूचकांक में 91वें स्थान पर रहा था। भारत को 2019 में 6.9 नंबर मिले थे, जो घटकर अब 6.61 नंबर रह गए हैं। ये इंडेक्स विश्व के 167 देशों में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति की झलक दिखाता है। EIU ने कहा है कि मौजूदा शासन में लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने के परिणाम स्वरूप भारत को 6.61 नंबर मिले और उसकी वैश्विक रैंकिंग 27वें से गिरकर 53वीं हो गई है। भारत को 2014 में 7.92 नंबर मिले थे, जो उसे अभी तक मिले सबसे ज्यादा नंबर हैं। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक वाले EIU के ताज़ा डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, 35 देशों को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत को अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्वों को शामिल किया है और कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के तरीके के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ। भारत के पड़ोसियों में से श्रीलंका 68वें, बांग्लादेश 76वें, भूटान 84वें और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा। श्रीलंका को भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान मिश्रित शासन के वर्ग में है। अफगानिस्तान 139वें स्थान पर है और उसे सत्तावादी शासन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। EIU ने एक बयान में कहा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के देश न्यूजीलैंड का चौथा स्थान बरकरार है, लेकिन इस क्षेत्र का देश उत्तर कोरिया अंतिम 167वें स्थान पर है। जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान 2019 की तुलना में इस सूची में ऊपर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा बरकरार है। ऑस्ट्रेलिया इस इंडेक्स में 9वें स्थान पर है। एक बार उन देशों पर नजर डालते हैं जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे और सबसे नीचे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ऐसा मानना है खुद गृह मंत्रालय का। देश में मानवाधिकारों की वकालत करने वालों के उत्पीड़न में सबसे आगे है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। लोकसभा में बीते सितंबर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2017-18 में 73 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले सामने आए थे, जो अगले साल बढ़कर 89 हो गए और साल 2019-20 में ये आंकड़ा पहुंच गया 105 तक। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी राज की रही। किशन रेड्डी के जवाब के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2017-18 में उत्तर प्रदेश से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सिर्फ 3 शिकायतें मिली थीं, जो 2019-20 में बढ़कर 26 हो गई, यानी एक साल में 90% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान में भी आंकड़े उल्टी दिशा में घूमे। 2017-18 से लेकर 2019-20 तक मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें 2 से बढ़कर 7 हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आमतौर पर कमजोर तबकों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और मजदूरों की आवाज उठाते हैं। वे कानून के जानकार होते हैं। ऐसे में अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो समझा जा सकता है कि जिनके उत्पीड़न का वे सवाल उठाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। कई जगह देखने को मिला कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अक्सर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये वही कानून है जिसके बेजा इस्तेमाल को लेकर कई मानवाधिकार संगठन मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं।
अजब तो ये है कि यूएपीए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में बेहद सुस्त है। मतलब साफ है कि पुलिस बिना वाजिब कारण के इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि साल 2017 में जहां यूएपीए के तहत कुल 901 मामले दर्ज हुए थे, वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1182 तक। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष 1226 मामले यूएपीए के तहत दर्ज हुए, यानी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। यूएपीए के मामलों से जुड़ा ये सवाल सीपीआई के राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने पूछा था। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज आदि भी जेल में है। यदि आरोपी यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपित है तो वह अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता है और जांच की अवधि को सरकारी वकील के अनुरोध पर 90 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त के पास मूलतः जमानत प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होता है। यदि न्यायालय को मामला प्रथम दृष्टया सही लगता है तो वो आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आजकल राजद्रोही बताने का चलन हो गया है। रिसर्च संस्थान आर्टिकल 14 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से राजद्रोह के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में करीब 11,000 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 65% मामले सिर्फ पिछले 6 सालों में यानी मोदी राज में दर्ज हुए। ज्यादातर मामलों में विपक्षी नेता, छात्र, पत्रकार, लेखक और एकेडमिशियन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2010 के बाद सरकार और सत्ताधारी नेताओं की आलोचना करने को लेकर 405 भारतीयों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इनमें 96% मामले 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद दर्ज हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की वजह से 149 लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना की वजह से भी बीजेपी नेताओं ने 144 नागरिकों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता कानून और हाथरस गैंगरेप को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद राजद्रोह के मामले बढ़े हैं। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राजद्रोह के 25 मामले दर्ज हुए और इनमें अकेले भाजपा शासित राज्यों में दर्ज 22 मामलों में 3,700 लोग निशाने पर आए। वहीं पुलवामा हमले के बाद राजद्रोह के 27 मामले दर्ज हुए, जिनमें अकेले 26 मामले भाजपा शासित राज्यों में दर्ज किए गए। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड शामिल है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 115 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए और इनमें 77% मामले सिर्फ 4 साल के योगी काल में दर्ज हुए। आधे से ज्यादा मामले सिर्फ राष्ट्रवाद के मसले को लेकर दर्ज किए गए। वहीं सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित तौर पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोप में कई मामले दर्ज हुए। इनके अलावा पुलवामा हमला और 2017 में भारत के आईसीसी चैंपियनशिप में हार के बाद कथित जश्न मनाने को लेकर भी कईयों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि बिहार में 2010 और 2014 के बीच में जितने भी राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, ज्यादातर मामलों में माओवादी और नकली नोटों का धंधा करने वाले शामिल थे, जबकि 2014 के बाद 23% मामले सीएए विरोधियों के खिलाफ और उन हस्तियों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने लिंचिंग और असहिष्णुता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जिन पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप लगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये आंकड़े
1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक के हैं। ये सभी मामले 151 साल पुराने कानून आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज किए गए हैं, जो राजद्रोह की श्रेणी में आता है। आईपीसी की धारा 124A के मुताबिक अगर कोई शख्स लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना पैदा करेगा, उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।